नमस्कार, न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों जातीय रंग गाढ़ा हो गया है और इटावा से एक खबर सामने आई थी जिसको आप सभी ने सुना होगा, जहां पर एक यादव कथावाचक के साथ में अभद्रता हुई थी, मारपीट की गई थी, जाति पूछकर सिर मुंडवाया गया था, चोटी कटवाती गई थी और साथ ही मूत्र का छिड़काव किए जाने की घटना सामने आई थी, जिसका आरोप ब्राह्मणों के ऊपर लगा था। और उसके बाद यहाँ पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी खुलकर यादव कथावाचकों के पक्ष में उतर आई थी, जिसके बाद हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर भी और वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार यहाँ पर यादवों के पक्ष में पोस्ट किए जा रहे हैं, बयानबाजी दी जा रही है और जो ब्राह्मण हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से कुंठित हो गए हैं। अब ये इस मामले को लेकर एक बड़ी बात यहाँ पर सामने ये आई है कि कहीं ना कहीं अब 2027 में जो चुनाव है, पंचायत चुनाव भी नज़दीक है, तो समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ये नुकसानदेह ना हो जाए। बड़ी वजह यह है कि अभी हाल ही में अगर आज की बात करें तो आजमगढ़ यहाँ पर पहुँचने वाले हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जहाँ पर उन्होंने आवास और कार्यालय का उद्घाटन करना है। यहाँ पर जो उन्होंने आवास और कार्यालय अपना बनाया है वो इसीलिए बनाया ताकि वो पूर्वांचल के इलाकों पर नज़र रख सकें और वहाँ से रणनीति बना सकें। अब तक वो या तो लखनऊ में रहते थे या फिर सफाई में रहते थे, जहां पर उनका आवास और कार्यालय दोनों ही है। मध्यांचल पर नजर रख पाते थे और सफाई के आसपास के इलाकों पर, लेकिन पूर्वांचल जो था वो यहाँ से अछूता वो यहाँ पर उनकी नज़र नहीं थी और कहीं ना कहीं वो अछूता था और इसी वजह से अब उन्होंने यहाँ पर एक अपना कार्यालय बनवाया है और आवास बनवाया है, जिसके ज़रिए वो पूर्वांचल पर भी वहाँ से नज़र रख सकते हैं, कमान संभाल सकते हैं। अब आज उनका दौरा है, उद्घाटन का कार्यक्रम है। ऐसे में जो वहाँ पर ब्राह्मण समाज है वो कुंठित नज़र आ रहा है, नाराज़गी है, जिसका असर कुछ इस तरह से दिखाई दिया कि सभी ने अपने घरों पर काले झंडे लगा दिए हैं। और ब्राह्मण समाज की तरफ से ये कहा गया है कि जो अब हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इस बात को संभाला जा सकता था लेकिन यहाँ पर संभाला नहीं गया। और हम देख ही रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर रहे हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने बताया कि ब्राह्मण सभा और साथ ही विश्व हिंदू महासंघ के आह्वान पर आजमगढ़ जनपद में ब्राह्मणों ने अपने घरों पर काला झंडा लगाकर शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन तो करना शुरू कर ही दिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कि हम अपने आप को पीडीए का उन्होंने कहा कि वो अपने आप को पीडीए का कहीं ना कहीं महानायक माने जाते हैं, महानायक बताते हैं। और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अगर चाहे तो इटावा में यादव और ब्राह्मणों के बीच में जो गहरी खाई पैदा हो गई है उसको खत्म कर सकते थे। इस मामले को वो शांतिपूर्वक बैठक के जरिए सुलझा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके द्वारा ऐसा ना कर यादव और ब्राह्मणों के बीच में एक विवाद पैदा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यादव और ब्राह्मणों के बीच पूर्व से ही मधुर संबंध रहे हैं। अगर ब्राह्मण यहाँ पर कहीं पूजा पाठ करता है तो यादव वहाँ जाकर उसकी मदद करता है। आज जिस तरह से सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है वो बिल्कुल गलत है और ब्राह्मण समाज इससे बहुत नाराज़ है और इन दोनों के बीच में एक खाई पैदा हो गई है, जो कि सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ही है। अखिलेश यादव जाति और वर्ग में बंटवारा की राजनीति कर रहे हैं। दूसरी तरफ जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और वहीं अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो यहाँ पर वो जातियों को बांटने की बात कर रहे हैं। इसके उलट समाजवादी पार्टी द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी पर हरिवंश मिश्रा ने कहा है कि आज जनेश्वर मिश्र की आत्मा रो रही होगी, जिन्होंने जिस पार्टी को इतनी खून पसीने से बनाया है। आज उसी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस पद पर आसीन हैं, उनके द्वारा आज ब्राह्मणों को ही अपमानित किया जा रहा है। उनके द्वारा जिस तरीके से ब्राह्मणों को लेकर बयान दिया गया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सांसद द्वारा ये बात कही गई थी कि पूरे मंत्रोच्चारण के साथ आज के उद्घाटन की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। हरिवंश मिश्रा ने कहा कि वहाँ पर मौजूद ब्राह्मण अपने उदारवादी व्यवहार के चलते पूजा पाठ को जरूर पूरा कराएगा, लेकिन वो वहां पर दिल से मौजूद नहीं होगा। इस बाबत सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक यादव द्वारा बताया गया कि ये कृत्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कृत्य लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो कि बीजेपी पार्टी के हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, ये आम ब्राह्मण नहीं है। भाजपा जब यादव बनाम ब्राह्मण की अपनी मुहिम में कामयाब नहीं हुई तो अब उनके द्वारा मकानों पर काले झंडे लगा दिए गए और गलत संदेश देने की कोशिश की जा रही है, ना कि यहाँ पर जो आम ब्राह्मण है, समाज है, वो है जो कि इस तरह की हरकतें कर रहा है, बल्कि ये समाजवादी पार्टी के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये बातें कही गई हैं समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताओं की लिए। और साथ ही बता दें कि यहाँ पर जो बड़े पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी तरफ से कहना है कि यहाँ पर ब्राह्मण समाज बिल्कुल नाराज़ नहीं है, बल्कि ये सिर्फ कार्यकर्ताओं का काम है बीजेपी के। तो ये भी जानकारी आपको दे दें कि
अब क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से जो बयान दिया गया है उसके बाद कहीं ना कहीं एक ये बात भी सामने आई कि क्या इसका नुकसान अखिलेश यादव को हो सकता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जो अपने बयान कहे हैं उसमें उन्होंने कहा कि सच्चे कृष्ण भक्तों को अगर कथा कहने से रोका जाएगा तो ये अपमान कोई क्यों सहेगा। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि और एक चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी लोग ये घोषित कर दें कि पीडीए की ओर से दिया गया दान चढ़ावा कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। सपा के खुलकर पीड़ित कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत यादव के पक्ष में उतर जाने और अखिलेश के कटाक्ष के बाद अहिर रेजिमेंट और अन्य यादव संगठनों ने ब्राह्मणों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। और इटावा की घटना के बाद इस मामले ने जिस तरीके से जातीय रंग ले लिया, अब इस बात को लेकर ये भी चिंता होने लगी है कि अखिलेश यादव को इसका भारी नुकसान ना उठाना पड़ जाए। ब्राह्मण वोटों की बात करें हम तो देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहे हैं। अगर हम बीएसपी की बात करें तो जब उन्होंने ब्राह्मणों को अपने साथ में लिया था तो उसे सोशल इंजीनियरिंग नाम दिया गया था, क्योंकि जब कांग्रेस शुरुआत में वर्चस्व हासिल किए हुए थी उत्तर प्रदेश में तब ब्राह्मण उसके साथ में थे। उसके बाद बीजेपी आई तब ब्राह्मण उनके साथ में थे। जब बसपा आई तो ब्राह्मण उनके साथ में थे और जब समाजवादी पार्टी आई तब ब्राह्मण उनके साथ में थे। तो जब जिसकी सत्ता बनी है, जो सत्ता में आया है, उनके साथ में ब्राह्मण जरूर रहे हैं। हालांकि ब्राह्मणों की भागीदारी 10% ही है प्रदेश में। अनुमानों की माने तो यूपी की लगभग हर विधानसभा सीट पर कम से कम 5000 से अधिक ब्राह्मण वोटर हैं। सूबे के करीब 30 जिलों के लगभग 100 विधानसभा सीटों पर जीत हार तय करने वाले ब्राह्मण मतदाता ही हैं। ऐसे में ब्राह्मणों को साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। सीटों का ये जो आंकड़ा है पूर्ण बहुमत के लिए बहुत ज़रूरी है। जो कहा जाता है कि अगर ब्राह्मण साथ में आ जाते हैं तो बहुमत का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया जाता है। और हमने देखा हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने अपनी जो सीटें थीं वो खो दी, जिसका नुकसान उसे ये हुआ कि उसे केंद्र में जो सरकार बनानी पड़ी वो पूर्ण बहुमत की नहीं थी, बल्कि यहाँ पर मिलीजुली सरकार बनी है। तो बता दें कि 202 के जादुई आंकड़े का करीब आधा है और फैजाबाद, वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर, बलिया, गोंडा, बस्ती, महाराजगंज, कानपुर, रायबरेली, अमेठी, सीतापुर, हरदोई, प्रयागराज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, झांसी, हरदोई जैसे जिले ब्राह्मण वोटर्स के गढ़ माने जाते हैं। तो पूर्ण बहुमत के लिए जो ज़रूरी 202 का जादुई आंकड़ा है उसमें करीब उसका आधा हिस्सा यहाँ पर ये जो मैंने आपको जिले बताए हैं, शहर बताए हैं, इसमें ब्राह्मण वोटर सबसे ज़्यादा हैं जो कि मदद करते हैं आपको सत्ता में लाने में। यूपी में ब्राह्मण मतदाता संख्या के लिहाज से भले ही उतने प्रभावी नहीं लगते, लेकिन सत्ता का अतीत अलग ही कहानी बयान करता है। लंबे समय तक ब्राह्मण कांग्रेस के साथ और यूपी में ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने लंबे समय तक सरकार बनाई। हालांकि अब कांग्रेस काफ़ी समय से गायब है, जिसकी बड़ी वजह यही है कि वो लोगों में विश्वास पैदा नहीं कर पाई है जो पहले लोग उस पार्टी में रखते थे। हालांकि इस बार कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि उस संगठन को मजबूत करने के लिए अकेले ही चुनाव लड़े, लेकिन अब अगर ब्राह्मण समाजवादी पार्टी से नाराज हो जाते हैं तो इसका नुकसान पंचायत चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनाव जो कि 2027 में होने हैं उसमें भी देखने को मिल सकता है। गठबंधन पॉलिटिक्स के सहारे ही सही, लेकिन बीजेपी ने सूबे की सत्ता का स्वाद चखा है। साल 2002 के बाद ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हुए और 2005 से ही मायावती की अगुवाई में ब्राह्मण आ गए थे और उसके बाद खूब सम्मेलन हुए, ब्राह्मण सम्मेलन, जिसके जरिए सोशल इंजीनियरिंग नाम दिया गया कि समाजवादी जो बसपा थी उनकी तरफ से सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ब्राह्मणों को अपने साथ में लाने की कोशिश की गई, जिसका फायदा बसपा को मिला भी। और वहीं बता दें आपको कि बसपा ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी 2007 में और 2012 में सपा बड़ी जीत के साथ सत्ता में आई थी। और उसके बाद की बात करें 2017 में तो वहाँ पर बीजेपी सत्ता में आई थी ब्राह्मणों के साथ के द्वारा ही। तो ऐसे में ब्राह्मणों को नाराज करना किसी भी पार्टी के लिए भारी हो सकता है और बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है। भले ही आज अखिलेश यादव पीडीए के नारे के साथ में ये कह दे कि यहाँ पर ब्राह्मण अगर जो भी करेंगे तो वो ठीक नहीं है। उन्होंने कई बातें ऐसी कही हैं जो कि ब्राह्मणों को समझ में नहीं आती या उनके कहीं ना कहीं खिलाफ है, क्योंकि वो खुलकर यहाँ पर यादव कथावाचक के साथ में आकर खड़े हो गए हैं और उनके कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि ब्राह्मणों के खिलाफ लगते हैं, जिसकी वजह से ब्राह्मणों में नाराजगी भी देखी जा रही है। लेकिन क्या इसका खामियाजा भुगतने के लिए अखिलेश यादव तैयार है, ये तो वक्त ही बताएगा। और वहीं आपको ये भी बता दें कि ब्राह्मण वोटर्स के बीच सपा की सियासी जमीन भी मजबूत रही है पहले से। छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र सपा में मुलायम सिंह यादव के बाद नंबर 2 हुआ करते थे और पार्टी ने सांसद चुने जाने के बाद अखिलेश यादव के इस्तीफे से रिक्त हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर माता प्रसाद पांडे के चयन को भी ब्राह्मणों को साधने की रणनीति से ही जोड़कर देखा था ताकि उन्हें ब्राह्मणों का साथ मिल जाए। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 52 ब्राह्मण विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे
थे, जिनमें बीजेपी के 46 विधायकों के बाद 5 की संख्या के साथ सपा दूसरे नंबर पर थी। पिछले साल लोकसभा चुनाव में भी सपा ने 4 ब्राह्मणों को टिकट दिया और इनमें से एक बलिया सीट से सनातन पांडे चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। पीडीए के साथ ब्राह्मणों को भी जोड़कर नया वोट गठित करने की कोशिश में जुटे अखिलेश देवरिया में प्रेम यादव की हत्या के बाद एक ब्राह्मण परिवार के 5 सदस्यों की लिंचिंग के मामले में भी खुलकर किसी का पक्ष लेने से बचते दिखाई दिए थे। अखिलेश ने प्रेम यादव के परिवार से मुलाकात तो की, वे ब्राह्मण परिवार से भी मिलने आए थे। मुलाकात हुई या नहीं, ये अलग बात है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस कदम को किसी एक वर्ग के साथ खड़े दिखने पर कहीं दूसरा नाराज ना हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए बैलेंस स्टैंड के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इटावा की घटना के बाद अखिलेश ने ब्राह्मणों को प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी तक कह दिया। एक आपराधिक घटना को जातीयता के रंग में रंगने का राजनीतिक नफा और नुकसान क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज आजमगढ़ के दौरे पर अखिलेश यादव हैं और वहाँ पर ब्राह्मणों को जिस तरीके से देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी के विरोध में, तो ऐसे तो साफ जाहिर है कि अगर ये नाराज़गी और बढ़ती है तो एक बड़ा यहाँ पर नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है। भले ही वो पीडीए के ज़रिए या फिर अपने ही पार्टी के जो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद उनके ज़रिए कितना ही साधने की कोशिश कर ले, लेकिन अगर यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से इसी तरह की बयानबाजी होती रही या बड़े बयान वो देते रहे तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ब्राह्मण छिटक जाएंगे और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, जिसकी तैयारी वो 2027 के लिए कर रही है। देखिए, पीडीए के जरिए अखिलेश यादव ने कहा था कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और साथ ही उन्होंने कहा था कि और भी जो वर्ग हैं वो भी जुड़ते हैं। अगर हम एक ही बात करें तो यहाँ से अल्पसंख्यक और अगली जाति को भी वो अपने साथ जोड़ने की बात करते हैं। लेकिन अब वहीं अगर वो यादवों के यहाँ पर यादव कथावाचक को लेकर जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया है और ब्राह्मणों को लेकर उन्होंने जिस तरीके से अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो कहीं ना कहीं जो अगली जातियाँ हैं वो इससे नाराज़ हो सकती हैं। ब्राह्मणों को साफ कहना है कि अगर हम यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, एक हाथ में हमारे कमंडल होता है तो दूसरे हाथ में हमारे अस्त्र शस्त्र भी होते हैं। हम जहाँ पूजा करना जानते हैं तो हम भाला चलाना भी जानते हैं। इसीलिए हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करना या हमारे इस तरह की जो बयानबाजी है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगर ऐसा होता है कि वो समाजवादी पार्टी से अपना मन का अलगाव कर लेते हैं और अगर बीजेपी के पक्ष में रह जाते हैं तो बीजेपी के लिए एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है और हो सकता है कि 2027 की राह भी बीजेपी के लिए आसान हो जाए। हालांकि हम पिछले जितने भी चुनाव हुए उनकी बात करें तो अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है वो बड़ा है और हर बार उनकी सीटें भी बड़ी हैं, जिसका सबसे ज़्यादा जो असर हमने देखा है, एक बड़ी नज़ीर हमने देखी है, वो हमने लोकसभा चुनावों में देखी है कि किस तरीके से अखिलेश यादव की जो लोकसभा सीटें हैं वो बड़ी हैं। तो ऐसे में उम्मीद तो यही है कि विधानसभा चुनावों में भी शायद अखिलेश यादव की पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सके। और कांग्रेस की बात करें तो उनकी तरफ से भी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। लेकिन अब देखना होगा कि 2027 के चुनावों के लिए जो तमाम दल हैं वो क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं और ये जो जातीय रंग फिलहाल सियासत पर चढ़ा हुआ है ये कहाँ तक बढ़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।